होंडा शाइन 100 लॉन्च हो चुकी है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 65,000 से शुरू होकर 66,000 अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलती है। वैसे एक शोरूम प्राइस है ये। और इसी सेगमेंट में स्प्लेंडर लगभग इस होंडा शाइन 100 सीसी की बाइक के मुकाबले 7,000 से लेके 9,000 महंगी है। प्लेटिना 100 सीसी लगभग 14,000 से लेके 10,000 रुपए सस्ती है। और वही स्टार सिटी जो कि इसकी तगड़ी कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं जा सकती है, जो कि 8,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक महंगी है। तो क्या ऐसे में इस पर्टिकुलर होंडा शाइन 100 सीसी को खरीदना फायदे का सौदा है या फिर नहीं? आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर होंडा शाइन 100 सीसी 2023 मॉडल के बारे में कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स जो आपको सिर्फ यहीं पे सुनने को मिलेंगे और कहीं नहीं। यू गाइज जस्ट स्टे ट्यून विथ मी। दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके दिल से और ये कैसे धड़कता है। तो शाइन 100 में आपको 99.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ आता है। मैक्स पावर 7.5 HP की ये जनरेट करता है PS की, और फिर वही मैक्स टॉर्क 8.05 Nm का ये जनरेट करता है। इसी पावर फिगर को अपने राइवलरीज के मुकाबले या फिर चैलेंजर्स के मुकाबले कंपेयर कर लिया जाए तो स्प्लेंडर का लगभग 0.52 PS पावर ज्यादा मिल रही है आपको, और वही जो टॉर्क है कहीं ना कहीं सेम देखने को मिल रही है। प्लेटिना 100 सीसी में आपको लगभग 0.04 PS की जो पावर है वो ज्यादा देखने को मिलती है, और टॉर्क कहीं ना कहीं 0.29 Nm का ज्यादा है। इसके अलावा अगर स्टार सिटी प्लस की बात कर ली जाए तो यहां पे आपको 0.17 PS ज्यादा पावर देखने को मिल रही है होंडा शाइन 100 के मुकाबले, और मैक्स टॉर्क कहीं ना कहीं 0.65 Nm आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका दिल फिर कैसे धड़कता है, तो बाकी जो कॉम्पिटिटर से अपने इस मार्केट में इस होंडा 100 सीसी ने जिस लिहाज से इस गाड़ी को उतारा है, कहीं ना कहीं पावर फिगर थोड़ी सी कम है बाकियों के मुकाबले, और कहीं ना कहीं टॉर्क फिगर भी कम है। सिर्फ और सिर्फ स्प्लेंडर को टारगेट किया गया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर गाड़ी द्वारा। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसका कर्ब वेट कितना है। कर्ब वेट वो चीज होती है जो जितना ज्यादा होता है गाड़ी हाईवे पे हाई स्पीड परफॉर्मेंस में उतनी स्टेबल चलती है, ज्यादा हिलती डुलती नहीं है। तो यहाँ पे आपको शाइन में लगभग 109 यानी कि आप पकड़ के चलो कि 110 किलो का जो कर्ब वेट है वो मिल रहा है, जो कि लगभग 3 किलो कम है। स्प्लेंडर के मुकाबले, प्लेटिना के मुकाबले 9 किलो कम है, और वही 6 किलो सिटी प्लस के मुकाबले आपको कम मिल रहा है। तो फिर इसे बनाया ही इसलिए गया है कि ये सिर्फ सिटी में चल सके, और कभी कभी 70, 50, 60, 80, 90 किलोमीटर दूर जाना हुआ तो उसके लिए ठीक है, हाई स्पीड के लिए बिल्कुल नहीं है। पावर टू वेट रेशो जान लेते हैं। इस रेशो का अच्छा होना बहुत जरूरी है किसी भी गाड़ी में टेक्निकली। साथ ही टॉर्क टू वेट रेशो भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो पावर टू वेट रेशो के लिए कर्व वेट पहले देखा जाता है, जो कि अपन ने देखा, जो कि यहाँ 109 kg मिल रहा है। मैक्स पावर भी मैंने बता दिया आपको 7.5 HP की मिल रही है। इस हिसाब से अगर इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो लगभग 68.80 PS पर टर्न का यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन है निकल करके आता है पावर टू वेट रेशो का, विच इज क्वाइट गुड। और इसी के साथ अगर टॉर्क टू वेट रेशो निकाला जाए, वैसे इन दोनों को निकालने का पर्पस क्या है, इनके फायदे क्या है, बताऊंगा आगे। पहले टॉर्क टू वेट रेशो को समझ लेते हैं। तो यहां पे भी कर्व वेट देखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको 109, और टॉर्क भी मैंने बताया 8.05 Nm का यहां मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। और इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया जाए तो लगभग 73.85 Nm का ज्यादा टॉर्क यहां मिल रहा है। मेरा मतलब है कि 73.85 Nm पर टर्न के हिसाब से यहां आपको टॉर्क टू वेट रेशो मिल रहा है। अब देखो ऐसा होता है कि अगर पावर टू वेट रेशो और टॉर्क टू वेट रेशो ज्यादा रहा, ये वैसे जितना ज्यादा रहा उतना बेहतर होता है, और बाकी 3 राइवल्स के मुकाबले, चैलेंजर्स के मुकाबले यहां पे ये कहीं ना कहीं कम है, और कुछ जगह पे सिमिलर भी है। तो क्या होता है कि पावर टू वेट रेशो, टॉर्क टू वेट रेशो अगर ज्यादा रहा तो गाड़ी का मैक्सिमम लोड उठाने में सक्षम होती है। इनिशियल पिकअप इसका बेहतर बन जाता है, कम स्पीड में भी आपको अच्छा खासा जो है यानी कम गियर में ओवरटेक करवा देती है। कहीं ना कहीं गड्ढों में या फिर खराब रास्तों में भी आपको स्पीड कम या ज्यादा करने में आसानी होती है। ज्यादा स्पीड में आप चला सकते हो गाड़ी को, कहीं ना कहीं हाई स्पीड भी आपका अचीव किया जा सकता है। तो इस तरह के तमाम तरह के फायदे होते हैं पावर टू वेट रेशो, टॉर्क टू वेट रेशो ज्यादा अगर रहा तो।
तो ये है। अब इस गाड़ी में कैसा है, तो इस गाड़ी में मैं कहूँगा ये मिड सेगमेंट में है, ना काफ़ी ज़्यादा है और ना ही काफ़ी कम है, तो आप कहीं ना कहीं ओके ओके समझ के चल सकते हो। वही माइलेज ओरिएंटेड ये सारी गाड़ियाँ हैं, तो कितना माइलेज आपको इस गाड़ी में मिलेगा, वैसे रियल लाइफ में कुछ और ही मिलेगा, लेकिन ARAI क्लेमेड माइलेज कितना यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है, जान लेते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी से शुरुआत करते हैं, तो शाइन में आपको 9 लीटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिल रही है। शाइन से मेरा मतलब है कि 100 सीसी की शाइन, तो आप समझ जाओ। और यहाँ पे माइलेज का अभी तक यानी कि जो ARAI क्लेम्ड माइलेज होता है वो अभी तक कहीं पे भी रिवील नहीं किया हुआ है, लेकिन अपन मोटा मोटी तौर पे 70 किलोमीटर पर लीटर का मान के चलते हैं। अब यहाँ पे इसके मुकाबले स्प्लेंडर में भी लगभग इतना ही क्लेम किया जाता है और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं 60-65 तक मिल जाता है, लेकिन प्लैटिना में कहीं ना कहीं आपको 5 किलोमीटर पर लीटर का ज्यादा माइलेज देखने को मिलता है, और वही स्टार सिटी प्लस में भी 10 किलोमीटर पर लीटर का ज्यादा माइलेज मिलता है। क्लेम अगर ज्यादा करा गया है तो डेफिनेटली रियल लाइफ में भी ज्यादा मिलेगा बाकियों के मुकाबले, तो ये चीज है। अब आइए बात करते हैं कैसी रहेगी इसकी मजबूती, कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस। देखो इस गाड़ी को जब भी जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा करा गया है इसका कंस्ट्रक्शन, वैसे तो ये पूरा ओवरऑल नया प्लेटफॉर्म है, होंडा का ये दावा है, कह रहा है होंडा, और इसको ट्यूबुलर फ्रेम नाम की चेसी पे बनाया गया है। और इसमें सेफ्टी फीचर के नाम पे आपको 2 चीजें दी जा रही है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जो कि बाकियों में भी है, और वही साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, यानी अगर स्टैंड आपका नीचे है साइड स्टैंड तो इंजन चालू नहीं होगा, तो ये चीजें हैं। अब होंडा के जितनी गाड़ियां इससे पहले आई हुई है, बजट सेगमेंट की हो या फिर हाई रेंज सेगमेंट की, हायर सीसी सेगमेंट की गाड़ियां, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में होंडा अक्सर अपना अच्छा जो भी है देने का ट्राई करता है लोगों को। प्लास्टिक क्वालिटी, फाइबर क्वालिटी, स्टील क्वालिटी, आयरन क्वालिटी, सीट क्वालिटी, ग्लास क्वालिटी, यानी जो हेडलाइट पे है, इंडिकेटर्स पे है और जो मिरर्स पे होते हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर भी कुछ यही देखने को मिल रहा है जिस तरह से हमने गाड़ी को देखा, महसूस किया। तो ये तो रियल लाइफ में जब ये आएगी, लोगों के पास चलेगी, मार्केट रिव्यू से हमें पता चलेगा कुछ, तब यहाँ पे ज़्यादा बताना मुनासिब रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अभी तक फिलहाल यहाँ पे कुछ अच्छी ही क्वालिटी दिखाई दे रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल होता है टेक्निकली, प्रैक्टिकली किसी भी गाड़ी के बारे में। तो अगर शाइन की ओवरऑल लेंथ देख ली जाए तो वो यहाँ पे 2044 mm की मिल रही है, और यही आपको स्प्लेंडर में 44 mm के कम मिल रही है, प्लैटिना में 38 mm की कम मिल रही है, और स्टार सिटी प्लस में भी 60 mm की कम मिल रही है। यानी कि सेगमेंट में सबसे लंबी गाड़ी ये मानी जा सकती है, एक्चुअल है भी। और वही विड्थ की बात कर ली जाए तो 736 mm की आपको शाइन में मिल रही है, और स्प्लेंडर का 16 mm कम है, प्लैटिना में आपको 23 mm कम है, और वही स्टार सिटी प्लस में 14 mm की कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको मिल रही है विड्थ। तो ये गाड़ी सेगमेंट में अगेन चौड़ी भी आपको मिल रही है, लंबी है, चौड़ी है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो शाइन में आपको 1076 mm का जो हाइट है वो मिल रही है, स्प्लेंडर 24 mm से कम है, प्लैटिना 24 mm से ज़्यादा है, और स्टार सिटी के मुकाबले 4 mm कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको मिल रही है। तो जी हाँ, यहाँ पे ऊंची भी थोड़ी बहुत है, बाकियों के मुकाबले है, बाकियों के मुकाबले नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस ये काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है ऑफ रोडिंग में, गाँव खेड़ों में गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि नीचे से कुछ हिट नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना बेहतर होता है। तो शाइन में यहाँ पे आपको 168 mm मिल रहा है, जो कि स्प्लेंडर में कहीं ना कहीं 3 mm कम मिल रहा है, प्लैटिना में 32 mm ज़्यादा मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। 32 mm ये अच्छे साइन नहीं है, प्लैटिना का सबसे ज़्यादा आ जाता है यहाँ पे, और स्टार सिटी में आपको 4 mm का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब जहाँ पे ये जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है शाइन में 168 या फिर बाकियों में 172, 200, 165 जो भी मिल रहा है, वैसे स्प्लेंडर का काफ़ी कम है, लेकिन स्प्लेंडर को मैक्सिमम देखो आप गांव खेड़ों में ज़्यादा चलाया जाता है, सिटीज़ में तो बिल्कुल इसका यूज़ होता ही होता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी केस सामने नहीं आई है कि नीचे से कुछ हीट हो चुका है उस गाड़ी के। ऑफ रोडिंग में भी बेहतर चल जाती है, तो 168 mm भी कम है ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस, या फिर ऐसा नहीं है कि बड़ा स्पीड ब्रेकर आया और नीचे से लग जाए, ऐसा नहीं होगा, तो बेहतर है यहाँ पे भी। ऑफ रोडिंग के लिए या फिर बिगर स्पीड ब्रेकर्स के लिए इसका जिक्र किया जाता है। व्हील बेस ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो। पहले जान लेते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। तो शाइन 100 सीसी में आपको 1245 mm का जो
व्हील बेस है वो मिल रहा है। स्प्लेंडर कहीं ना कहीं 9 mm का कम अदा कर पा रहा है, प्लैटिना 10 mm से ज़्यादा है और वही स्टार सिटी प्लस 15 mm से ज़्यादा है। अब व्हील बेस देखो ऐसा होता है कि व्हील बेस जितना ज़्यादा होता है उतनी आपकी गाड़ी हाईवे पे स्टेबल चलती है, कंफर्टेबल चलती है, आपको कंफर्टेबल राइडिंग का एहसास दिलाती है। और वही व्हील बेस जितना कम होता है उतनी आपकी सिटी में गाड़ी चलाने के लिए इजी हो जाती है, यानी सिटी में ट्रैफिक में मैन्यूवरिंग करने के लिए, कम जगह से निकालने के लिए या फिर आपको गलियारों में से निकालने के लिए, यू टर्न लेने के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होती है अगर व्हील बेस कम रहा तो। अब यहाँ पे कैसा है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों चीजें मैच करके होंडा ने परोस दिया है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा सीटिंग पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि शाइन में आपको 786 mm की जो सीट हाइट है वो मिल रही है, सिंगल सीट है पूरी तरह से। वैसे सभी में सिंगल सीट आपको मिल रही है, लेकिन हाइट कहीं ना कहीं कम ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि स्प्लेंडर में 1 mm कम है और वही 18 mm प्लैटिना में ज्यादा है, और वही स्टार सिटी प्लस में आपको 1 mm कम मिल रही है। तो सीट हाइट यहाँ पे अगर देख ली जाए तो सिंगल सीट है, ज़्यादा फर्क नहीं है बाकियों के मुकाबले, तो यहाँ पे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तब भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस सीट द्वारा, कहीं ना कहीं बैक पेन होता है लोगों को तो वो यहाँ पे कम देखने को शायद मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पैरों की, यानी ये चलेगी तो कैसे चलेगी। वैसे यहाँ पे टायर साइज अभी तक रिवील नहीं करी हुई है शाइन द्वारा, होंडा द्वारा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा अगर लगा जाए तो शाइन 125 जो आ रही है अभी मार्केट में, उसी के शायद टायर्स यहाँ आपको, जो कि फ्रंट बैक में 80/100 सेक्शन के 18 इंचेस के टायर्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है यहाँ ट्यूब टायर मिले, ट्यूबलेस टायर्स शायद ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन इस प्राइस रेंज में शायद ट्यूबलेस टायर्स मुझे नहीं लगता मिल सकते हैं, तो ये तो चीज़ अभी तक रिवील नहीं हुई है। टायर्स का बड़ा रोल ऐसे होता है कि जब भी गाड़ी चलती है, अचानक से ब्रेकिंग अगर आपने लगा ली तो पिछला टायर अगर थोड़ा ब्रॉड रहा तो वो बारिश के दिनों में फिसलता नहीं है, स्किड नहीं होता है। और वही कहीं ना कहीं कॉर्नरिंग थोड़ी बहुत करनी हो आपको, हाई स्पीड परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस आने के लिए टायर्स का रोल अदा करता है, टायर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यहाँ पे अगर शाइन वाले ही टायर्स इस शाइन में मिल जाए तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट शायद हो सकती है। अगर सिर्फ सिटी यूज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे शाइन भी काफ़ी अच्छी चल रही है, बेची भी जा रही है, तो ये है। वैसे ये तो आने के बाद ही पता पड़ पाएगा। इसके अलावा इस गाड़ी में और क्या क्या कंफर्ट कन्वीनियंस के कुछ फीचर्स मिल रहे हैं ऐसे अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है। वैसे हेलोजन हेडलैम्प है, बल्ब के इंडिकेटर्स है, ये चीज़ें आपको मिल रही है। इसके अलावा और कुछ बेहतर है ये भी कोई रिवील नहीं हुआ है, जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और मुद्दे की बात करते हैं, सर्विस नेटवर्क एंड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। मेरे हर वीडियो में मैंने कहा है कि होंडा का सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, ब्रॉड है। इनके शोरूम के यानी सर्विस सेंटर्स के जो गूगल रेटिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, कुछ जगह पे यहाँ पे अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी सारी जगह पे अच्छे देखने को मिलते हैं, तो ये तो पार्ट है। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी ऐसा है कि इस गाड़ी को शाइन के नाम से उतारा गया है, पूरा का पूरा जेरॉक्स कॉपी, जैसे बजाज ने किया था पल्सर 150 को लेकर के 125 में उतार दिया, वही सब कुछ इधर जेरॉक्स कॉपी, यही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई है होंडा वालों ने। तो स्पेयर पार्ट उसके यानी 125 सीसी वाले के इस 100 सीसी में शायद लग सकते हैं, और 100 सीसी में इनके पास और भी गाड़ियां हैं, तो इंजन पार्ट भी कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो इमरजेंसी केस में कहीं पे दूर दरार वाले एरिया में अगर आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबल ना होए तो ये जुगाड़बाजी हो सकती है। अब अगर आप सिटी वाले एरिया में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी छोटी ही सिटी क्यों ना हो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव खेड़ों पहाड़ों में कहीं अगर आप अटक गए, गाड़ी बंद पड़ गई, तो वहां पे आपको खासी दिक्कत है शायद आ सकती है स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी को लेकर के। इसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब बढ़ते हैं मोरल पे, किन लोगों को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए। देखो ऐसा है, पहली चीज तो सस्ती है, सबसे सस्ती प्लैटिना है। वैसे ऑन रोड जाते जाते दोनों की कीमतें बढ़ जाती है। प्लैटिना कई सारे लोग अवॉइड करते हैं, होंडा के इंजन पे लोगों का ज्यादा भरोसा होता है, कभी कभार वहां लोग मुड़ जाते हैं। तो अगर
होंडा का भरोसा चाहिए, रिफाइंड इंजन चाहिए, या फिर 100 सीसी में माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी आप देख रहे हो जो कि हटके ऑप्शन कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे थे, तो ऐसे लोग इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। पर्पज, अगर आपका डेली कम्यूटिंग है, 50, 55, 60 किलोमीटर डेली का आना और जाना है, या फिर डिलीवरी बॉय का काम करते हो आप, या फिर कहीं ना कहीं आपका ऑफिस वर्क है, ज़्यादा आपको घूमना फिरना नहीं पड़ता है, मिनिमाइज आपका चलना है, ऐसे लोगों के लिए ये गाड़ी बेहतर है। कॉलेज स्टूडेंट्स भी जी हाँ इसे खरीद सकते हैं, कम बजट में ये आ रही है, तो डेफिनेटली आप इसे कहीं ना कहीं परचेस करने का सोच सकते हैं। ओवरऑल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने जो ओपिनियन थे मैंने बता दिए। इसके अलावा जब भी ये गाड़ी मार्केट में आएगी, जब लोग इसे चलाना शुरू करेंगे, इसके अलावा जब ये हमारे पास मिल जाएगी, तो इसका एक डेफिनेटली राइड रिव्यू या फिर वॉक अराउंड रिव्यू आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।